कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का आरसी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो के अंतर्गत हम कक्षा 10 की गणित पाठ्यपुस्तक के अध्याय 3 से संबंधित बोर्ड परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और मेरा ये मानना है कि अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं और संबंधित प्रश्नों को हल करना सीख जाते हैं तो इस अध्याय में से जो 9 अंकों के प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं वो सभी के सभी 9 अंक आप बड़े ही आराम से हासिल कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, और वीडियो देखने के बाद अगर इस वीडियो से संबंधित आपको कुछ बेनिफिट हुआ है तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसके लिए आपको बेल आइकन को भी प्रेस करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस अध्याय का अंक विभाजन किस प्रकार से किया गया है। तो बोर्ड परीक्षा में अंक विभाजन सबसे महत्वपूर्ण होता है बच्चों। आपको ये पता होना चाहिए कि अध्याय में से कौन से प्रश्न कितने अंकों के आएंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है एक टेबल जिसमें मैंने प्रश्नों के अलग अलग प्रकार बताए हैं, जैसे बहुवैकल्पिक प्रश्न हैं, और इसके अलावा अति लघुतरात्मक प्रश्न हैं, लघुतरात्मक प्रश्न हैं, और इसके अलावा दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है। तो ये सारे प्रश्न ही आपको इस अध्याय में से मिलेंगे। अब इनके प्रश्नों की संख्या और प्रत्येक प्रश्न का अंक भी देख लीजिएगा। यहाँ पर बहुवैकल्पिक प्रश्नों की संख्या 2 होगी, और अति लघुतरात्मक प्रश्न 1-1 होंगे, लघुतरात्मक भी 1 और दीर्घ उत्तरात्मक भी 1। ठीक है, ये इस प्रकार से प्रश्नों की संख्या है, यानी कि इस अध्याय में से कुल 5 प्रश्न आने वाले हैं अलग अलग प्रकार के। अब प्रत्येक प्रश्न का अंक भार देखिए बच्चों। प्रत्येक जो बहुवैकल्पिक प्रश्न है वो 1 अंक का है, और इसके अलावा दूसरे टाइप के प्रश्न अति लघुतरात्मक वो भी 1 अंक का प्रश्न है। लघुतरात्मक प्रश्न ये 2-2 अंक के प्रश्न होंगे, और इसके अलावा दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है ये 4 अंक का एक प्रश्न होगा। इस लिहाज से अगर कुल अंक भार को भी हम देख लें तो कुल अंक भार में आप इनका जोड़ देखिए। अंकों का जोड़ आ रहा है हमारे पास 9, यानी कि 9 अंकों के इस अध्याय में से प्रश्न आने हैं, और प्रश्नों की संख्या होगी 5। तो 9 अंक काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस अध्याय को आप काफ़ी महत्वपूर्ण मान सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण अध्याय है ये, और इस वीडियो में आप इस अध्याय को पूरे डिटेल से अध्ययन कर लेना। और एक बार अगर आप अच्छे से अध्ययन कर लोगे तो इस वीडियो में से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस अध्याय को। आप अंत तक वीडियो को देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बहुवैकल्पिक प्रश्न, जिन्हें हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी कह सकते हैं। इसमें से प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो एक अंक का होगा। तो पहला महत्वपूर्ण प्रश्न हमने लिया है, यदि रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं हो तो समीकरण युग्म रेखाएं प्रदर्शित करेगा। रैखिक समीकरण युग्म जो है उसका कोई हल न होने की स्थिति में किस प्रकार की रेखाएं बनेंगी, वो हमें इस प्रश्न में दे रखी है। 3 अलग अलग प्रकार की रेखाएं हैं, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है। तो वो रेखाएं कौन कौन सी होती है, देखिए, एक समांतर रेखाएं हैं, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, और ये संपाती रेखाएं हैं, जिसमें एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा ड्रॉ की जाती है। ठीक है, अब आप इसमें से ये देखिए, कोई हल न होने की स्थिति में क्या होता है कि जो रेखाएं होगी समीकरण युग्म की वो एक दूसरे को काटेगी नहीं, यानी कि वो समांतर रेखाएं होगी तभी वो एक दूसरे को नहीं काटती है। तो इसमें काटती नहीं है तब यहाँ कोई हल नहीं होगा। बाकी ऑप्शन देखिए, यहाँ प्रतिच्छेदी है तो एक बिंदु पर ही एक दूसरे को काट रही है, इसका केवल एक हल होगा। और संपाती में क्या होती है, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा होती है तो अनंत बिंदुओं पर एक दूसरे को काट रही होती है, यानी कि संपाती रेखाओं के अनंत हल होते हैं। तो हमसे तो ये पूछा गया है कि कोई हल नहीं है, यानी कि समांतर रेखाएं इसका उत्तर आ जाएगा। रेखाएं समांतर होगी तो कोई हल नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन, यदि रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हों तो समीकरण युग्म रेखाएं प्रदर्शित करेगा। तो बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह ही है। अनंत हल की स्थिति में रेखाएं क्या होती है, एक दूसरे के ऊपर संपाती होती है। ठीक है, अनंत बिंदुओं पर एक दूसरे को काटती है तो उसके अनंत हल होते हैं, या यूं कह सकते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए अपरिमित रूप से अनेक हल में रेखाएं क्या होगी, संपाती होगी। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, यदि समीकरण युग्म 2x + y = 4 और 4x + 2y = 8 के हलों की संख्या होगी। हलों की संख्या या हल की प्रकृति हमें बतानी है। तो चारों ऑप्शनों में से देखिए, अद्वितीय हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, कोई हल नहीं, या इनमें से कोई नहीं। हमें यह क्लैरिफाई करना है कि किस प्रकार का इसका उत्तर होगा। तो
जब हमें दो समीकरणें दे रखी होती है तो उनके हम क्या करते हैं, गुणांकों के अनुपातों की तुलना करते हैं। तो देखिए जैसे a1/a2 निकालना है हमें, b1/b2 निकालना है और c1/c2 निकालना है। निकालते हैं इनके मान। तो मानक समीकरण से तुलना करते हैं तो x के जो गुणांक होते हैं वो a होते हैं। तो a1 और a2 यहाँ से आ जाएंगे हमारे पास। x का गुणांक a1 2 हो गया और इधर x का गुणांक a2 4 हो गया। तो 2/4 को सोल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। 1/2 इसका उत्तर आ गया। और आगे b1/b2 निकालेंगे तो y के गुणांकों की तुलना देखते हैं। y का गुणांक यहाँ पर 1 है और दूसरी तरफ y का गुणांक कितना है, +2। प्लस माइनस का भी ध्यान में रखना है, 1/2। ये उत्तर भी सेम आ गया। जब दो उत्तर सेम आ जाते हैं तो तीसरा उत्तर भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो मानक समीकरण से तुलना करेंगे तो बराबर में 4 न आकर बराबर के दूसरी तरफ आएगा, बराबर में 0 होगा। तो दूसरी तरफ आएगा तो ये 4 प्लस का न रह के माइनस का 4 हो जाएगा। और ये 8 है, ये भी सेम इसी प्रकार से माइनस का 8 हो जाएगा बराबर में 0 रखने पर। तो माइनस से माइनस कट गए, 4/8 4 के टेबल से कटेंगे तो 1/2 आ गया। तो आपने देखा यहाँ पर तीनों ही वैल्यू a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों के ही मान 1/2 आए हैं। तीनों ही बराबर हो गए। बराबर होने पर क्या होता है, रेखाएं एक दूसरे के ऊपर समपाती होती है। और समपाती होने का तात्पर्य क्या होता है, उन रेखाओं के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। इसकी अलग अलग 3 कंडीशन है। अगर पहले दो बराबर ना हो तो रेखाएं अद्वितीय हल देती है, 2 बराबर तीसरा बराबर नहीं है तो कोई हल नहीं, और तीनों ही बराबर आ जाए तो अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, समीकरण युग्म 2x + 4y = 10 और 3x + 6y = 12 के हलों की संख्या होगी या हल की प्रकृति होगी। तो इस प्रकार के प्रश्न काफ़ी अच्छे होते हैं। तो आप इस प्रश्न को भी देखिए, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 ज्ञात करोगे। तो a1/a2 में 2 यहाँ से आ जाएगा 3, तो 2/3 हो गया a1/a2 का मान। b1/b2 देखिए, y के गुणांक 4 है और 6 है, तो 4/6 इसे सोल्व करेंगे तो ये भी 2/3 आ जाएगा। और अब लास्ट है तीसरा c1/c2, जिसकी वैल्यू क्या होगी, ये 10 माइनस का होगा, -10 बटा -12। ठीक है, मानक समीकरण के अनुसार हमने a1, b1 और c1 के मान लिखने हैं। तो ये 10/12 कटने के बाद में आ जाता है 5/6। तो तीनों मान निकालने के बाद आपने देखा कि पहले दो मान तो बराबर है लेकिन तीसरा मान बराबर नहीं है। तो a1/a2 बराबर b1/b2 लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2। पहले दो मान बराबर, तीसरा बराबर नहीं। तो ये क्या होती है, समांतर रेखाएं हो जाती है जिनका कोई भी हल हम ज्ञात नहीं कर सकते। ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 5वां महत्वपूर्ण प्रश्न, रेखाएं दे रखी हमें x - y = 1 और 2x + y = 8 के हलों की संख्या होगी। तो एक जैसे ही प्रश्न है सारे ये। इस प्रश्न में देखिए हमें फिर से a1/a2, b1/b2 और c1/c2 के मान निकालने हैं। वो मान निकालने के बाद हम इसे आगे रखेंगे। तो पहले हम a1/a2, b1/b2 और c1/c2 के मान निकालते हैं। x के जो गुणांक है वो देखते हैं, 1/2। a1/a2 का मान आ गया 1/2। अब b1/b2 का देखिए, माइनस का 1 आएगा b1 का मान और b2 का मान आएगा +1। -1 बटा +1 ये हो जाता है -1। तो पहले दो मान जब बराबर नहीं आते हैं तो तीसरा मान निकालने की आवश्यकता नहीं है। इसमें कौन सी कंडीशन लग गई, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। पहले दो मान जब बराबर नहीं आते हैं तो रेखाएं क्या होती है, प्रतिच्छेद करती है एक दूसरे को, एक बिंदु पर ही काटती है रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं एक बिंदु पर काटती है, इसके कारण इसका एक अद्वितीय हल होता है। तो ऑप्शन में जो ऑप्शन है अद्वितीय हल, ये हमारा सही हल हो जाएगा। तो इन गुणांकों के अनुपातों की तुलना के आधार पर ये मैंने आपको 3-4 प्रश्न सोल्व करवा दिए हैं, आप आसानी से समझ गए होंगे। छठा प्रश्न है, रैखिक समीकरण युग्म x + y = 3 और 2x + 5y = 12 का हल होगा। यहाँ से हमें हल पूछा गया है, डायरेक्ट भी बताना है कि x की वैल्यू कितनी आएगी और y की वैल्यू कितनी आएगी। तो चारों ही ऑप्शन में आप देखिए x और y के अलग अलग हमें मान दे रखे हैं। हमें ये डिसाइड करना है या जी ये चेक करना है कि कौन सा उत्तर सही है। तो उसके लिए आप ये ध्यान रखना, x और y के मान जो दे रखे हैं ये क्या करेंगे, ऊपर दी गई समीकरणों को संतुष्ट करेंगे। अगर संतुष्ट करेंगे तो हमारे उत्तर सही है, अन्यथा गलत है। तो पहला ही ऑप्शन हम चेक करके देखते हैं कि सही आता है या नहीं। x की वैल्यू यहाँ पर हमें 1 दे रखी है तो 1 लिख देंगे, प्लस में y की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, तो 1 और 2 बराबर में 3। तो ये हमारा सही आंसर आ रहा है। यहाँ पर 1 + 2 3 होते हैं और बराबर में भी 3 दे रखा है। चलिए दूसरी समीकरण को भी संतुष्ट करते हैं। 2 × x की वैल्यू 1 है तो 2 × 1 2 और y की वैल्यू 2 है तो 5 × y की जगह 2 रखेंगे तो 10 आ जाएगा।
तो ये 2 + 10 बराबर में 12, तो 2 + 2 10 12 होते हैं, बराबर में भी 12 है, यानी दोनों ही उत्तर हमारे सही आ रहे हैं, दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर रहे हैं दिए गए मान। तो बाकी के ऑप्शन अब हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनमें कोई एक ऑप्शन ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि उपरोक्त सभी होते तब हम बाकी देखते। हमारा पहला ही उत्तर सही है, ए ऑप्शन हम टिक कर देंगे इसमें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो गया ऑप्शन ए, x = 1 y = 2 समीकरण का सही हल है। सातवां महत्वपूर्ण प्रश्न है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधि है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की अलग अलग विधियां होती है, जिसमें से देखिए प्रतिस्थापन विधि जो है वो भी एक विधि है, विलोपन विधि है, ये भी इस विधि इनको हल किया जा सकता है रैखिक समीकरण युग्म को, और आलेखीय विधि द्वारा भी इन्हें हल किया जा सकता है। तो तीनों ही विधियों से हल किया जा सकता है। और चौथा ऑप्शन यहाँ दे रखा है उपरोक्त सभी, तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि तीनों ही विधियां रैखिक समीकरण को हल करती है। आठवां क्वेश्चन, राम ने 2 पेंसिल और 4 स्केल 13 रुपये में खरीदे। यदि एक पेंसिल की कीमत x रुपये और एक स्केल की कीमत y रुपये हो तो उक्त कथन को प्रदर्शित करने वाला समीकरण है। तो इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है या बहुविकल्पिक प्रश्न है वहाँ मिल सकते हैं। 2 पेंसिल और 4 स्केल 13 रुपये में खरीदे हैं और इनकी कीमत x और y दे रखी है। तो एक साइड हम लिखेंगे पेंसिल और इसकी कीमत x रुपये दे रखी है, और दूसरी साइड हम लिख लेते हैं स्केल जिसकी कीमत हमें दे रखी है y रुपये, एक एक की दे रखी है ये हमें। तो अब हमारे पास 2 पेंसिल है, 2 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा 2x, और 4 क्या है स्केल है, 4 स्केल हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे 4 स्केल की कीमत हो जाएगी 4y। तो 2x + 4y बराबर आ जाएगा 13, क्योंकि 13 रुपये टोटल बन रहे हैं। तो ये हमारा सही उत्तर होगा 2x + 4y = 13, जो कि ऑप्शन नंबर हम अगर देखें तो 2x + 4y = 13 ब ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से बोर्ड परीक्षा में जो बहुविकल्पिक प्रश्न आएंगे वहाँ पर इस प्रकार का एक कथन देकर भी आपसे एक सवाल पूछ लिया जाता है कि आप एक समीकरण का निर्माण कीजिए कथन के आधार पर। 9वां क्वेश्चन है जिसमें हमें भी इसी प्रकार से क्वेश्चन दे रखा है, 2 किलो सेब और 3 किलो अंगूर का मूल्य 160 रुपये है। यदि प्रति किलो सेब और अंगूर का मूल्य क्रमशः x रुपये और y रुपये हो तो उपरोक्त कथन को प्रदर्शित करने वाला समीकरण है। तो यह सवाल भी क्या है, हमें क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही एक समीकरण का निर्माण करना है। तो सेब की जो कीमत है वो 1 किलो की x है तो 2 किलो की y है, और 2 किलो की 2x है सॉरी, और 1 किलो अंगूर की कीमत y है तो 3 किलो की 3y हो जाएगी। तो 2x और 3y टोटल जोड़ हो जाएगा 160 रुपये। 2 किलो सेब और इसका मूल्य हो गया। तो अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ 2x + 3y लिखा जाना चाहिए था, या प्रिंटिंग लिखते टाइम थोड़ी सी गलती हो गई। 2x + 3y = 160 रुपये, तो ये ऑप्शन सही हो गया। 10वां क्वेश्चन है, समीकरण निकाय x - ky = 2 और 3x + 2y = -5 के अद्वितीय हल हो तो k का मान होगा। k का मान हमने ज्ञात करना है, तो वो फिर से हम इसमें a1/a2 b1/b2 को नॉट इक्वल होंगे अगर अद्वितीय हल होंगे, तो इसको हमें कंडीशन को हमने इसमें अप्लाई करना है। देखते हैं, अद्वितीय हल का हमें शर्त पता है, तो अब हम k का मान ज्ञात कर सकते हैं। a1/a2 का मान आ जाएगा 1/3, और b1/b2 की वैल्यू जो होगी वो -k/2 हो जाएगा, -k/2। बीच में नॉट इक्वल का सिंबल लगाना है, ठीक है, बराबर नहीं है एक दूसरे के। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में देखिए k की वैल्यू आ जाएगी, ये माइनस इधर चला जाएगा, और 2 का 1 से गुणा 2 और बटा में 3 -2/3, ये k की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा k के जितने भी मान हैं वो हमारे सही मान होंगे। तो अद्वितीय हल होने के लिए k का मान -2/3 नहीं होना चाहिए। तो ये ऑप्शन अब हम चेक करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन स में ये लिखा हुआ है कि k ≠ -2/3। 11वां प्रश्न, यदि समीकरण निकाय 11वां क्वेश्चन है, यदि समीकरण निकाय 5x + 2y = k और 10x + 4y = 3 के अपरिमित रूप से अनेक हल हो तो k का मान होगा। तो k का मान ज्ञात करने के लिए हम अपरिमित रूप से अनेक हल होने की कंडीशन लगाएंगे, जहां पर क्या होता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होता है, तीनों ही बराबर होते हैं मान। तो a1/a2 अगर देखें तो 5/10 आ जाएगा, क्योंकि x के जो गुणांक है उनके मान लिख लेने हैं 5 और 10। बराबर में क्या आएगा b1/b2, तो b1 की वैल्यू क्या आएगी, y का गुणांक +2, और बटा में इधर दूसरी समीकरण से y का गुणांक 4।
ठीक है। अब C1/C2 देखते हैं। ये k जाएगा इधर दूसरी तरफ तो माइनस का k हो जाएगा, क्योंकि मानक समीकरण जो होती है वो होती है ax + by + c = 0। तो ये जो c है ये बराबर में ना आकर इधर होएगा दूसरी तरफ, बराबर में तो 0 होएगी तो माइनस का k होगा ये। और ये 3 है, ये भी बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो ये भी माइनस का 3 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कट जाएगा। तो हमारे पास अब हम k की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो आप देखो, फर्स्ट और थर्ड को ले लो, चाहे आप सेकंड और थर्ड को ले लो। इनमें से किसी एक को लेकर आप k की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो अब हम पहले और तीसरे को भी ले सकते हैं और दूसरे और तीसरे की वैल्यू को भी ले सकते हैं। तो हम तीनों में से कोई 2 मान ले लेते हैं जिसमें तीसरा भी होना चाहिए। देखिए ये 3 दूनी 6 और 4, 6/4 यानी कि 3/2 हो जाएगा इसका आंसर दूसरे और तीसरे को लेने पर। k की वैल्यू 3/2। तो यहाँ चारों ही ऑप्शनों में 3/2 नहीं लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन में आप को यहाँ पर 1/2 3/2 का ऑप्शन मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं है। तो हम यहाँ पर इसको एक लिखते समय की गलती मान सकते हैं। तो हम यहाँ पर k की जो वैल्यू है वो इस ब ऑप्शन में बटा में 2 लगाकर इसे सोल्व कर देंगे। अगर बोर्ड परीक्षा में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपको उस क्वेश्चन में से घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी एक ऑप्शन को टिक कीजिए, आपको उस क्वेश्चन में से बोनस अंक मिल जाएंगे। हालांकि यहाँ पर मेरी तरफ से थोड़ी मिस्टेक की गई, बटा में 2 लिखा नहीं गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप अगला क्वेश्चन कीजिए। यदि समीकरण निकाय 3x - 4y + 7 = 0 और kx + 3y - 5 = 0 का कोई हल नहीं है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के काफ़ी प्रश्न आ सकते हैं, आपको आने चाहिए। तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये है कोई हल न होने की शर्त। मान रखेंगे, इसे सोल्व करेंगे, k का मान हमें ज्ञात हो जाएगा। तो पहले a1/a2 का मान आ गया 3/k, b1/b2 का मान आ गया -4/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, c1/c2 का मान भी एक बार लिख लेते हैं। तो 7/-5 आएगा, जो कि बराबर नहीं है इन दोनों के। तो पहले और दूसरे को लेकर हमें इसे सोल्व करना है। पहले और दूसरे को सोल्व करेंगे तो -4 के गुणा करने पर और 3 का गुणा करने पर 9। तो k की वैल्यू आ जाएगी 9/-4। ये -4 हमेशा ऊपर वाले अंक के साथ लिखना है, माइनस का निशान। तो -9/4 जो कि ऑप्शन द में हमें दिया हुआ है। तो ऑप्शन द सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, यदि समीकरण निकाय 2x + 3y = 5 और 4x + ky = 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल हो तो k का मान होगा। अनेक हल का पूछ लिया गया है इसमें। तो अब हम अनेक हल वाली कंडीशन लगाएंगे। k का मान ज्ञात करने के लिए हमें जो भी हल का प्रकार दिया होता है उसी का उपयोग करके k की वैल्यू फाइंड करते हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल होने पर a1/b2 = c1, b1/b2 = c1/c2 होता है। तो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे इनके मान। a1/a2 हो गया 2/4, b1/b2 यानी कि y के गुणांक 3/k और बराबर में ये 5 इधर आकर -5 हो जाएगा और 10 है वो भी बराबर के दूसरी साइड -10 हो जाएगा। आप देखिए पहला और तीसरा मान तो इक्वल आ रहे हैं, 2/4 और -5/10 कटने पर 1/2 आएंगे। लेकिन तीसरा मान हमें 1/2 के बराबर प्रूव करना है। तो ले लेंगे हम पहला और दूसरा। 2 का k से गुणा 2k और 4 का 3 से गुणा 12, 12 में 2 का भाग दिया तो k की वैल्यू आ गई 6। ऑप्शन द सही ऑप्शन हो गया। तो कुछ इस तरह से भी आप अपने क्वेश्चन को देख सकते हो। क्वेश्चन की वर्डिंग आप ध्यान से समझना। अब इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। रेखिक समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 से निर्मित रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी यदि। तो प्रतिच्छेदी रेखाओं की कंडीशन अब हमें इन चारों ऑप्शनों में से देखनी है कौन सी है। तो ये ब जो है ये प्रतिच्छेदी रेखा की कंडीशन है। a1/a2 नॉट इक्वल टू होता है b1/b2। ये है समांतर रेखाओं संपाती की, ये प्रतिच्छेदी रेखाओं की, और ये है समांतर रेखाओं की कंडीशन। तो इसमें से हमें प्रतिच्छेदी रेखा की कंडीशन जो है उसके ऊपर टिक करना है, जो कि ऑप्शन नंबर ब में हमें दे रखी है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, रेखिक समीकरण युग्म का हल संगत होने की स्थिति में निर्मित रेखाएं होती है। संगत कब होता है बच्चों? जब रेखाएं एक दूसरे को काटे। रेखाएं काटती कब है? जब वो प्रतिच्छेदी हो और संपाती हो। समांतर होने पर तो नहीं काटती। यहाँ पर प्रतिच्छेदी में काट रही है, संपाती में काट रही है, लेकिन समांतर होने पर रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। तो हमारा जो ऑप्शन सही उत्तर होगा वो प्रतिच्छेदी रेखाएं हल संगत होने पर होगी और संपाती रेखाएं होगी। यानी हल संगत कब होता है? जब रेखाएं प्रतिच्छेदी हो या रेखाएं संपाती हो। संपाती में तो अनंत बिंदुओं पे काटती है, जबकि प्रतिच्छेदी में केवल एक बिंदु पर काटती है। अद्वितीय हल होता है, लेकिन होता इसमें भी संगत है। और
संपाती रेखाओं में अनंत बिंदुओं पे काटने के कारण वहाँ से भी हल प्राप्त किए जा सकते हैं, अनंत हल। तो वहाँ भी हल क्या होगा, संगत होगा। असंगत कब होगा, जब रेखाएं समांतर होगी, जहाँ पर एक दूसरे को काट नहीं रही है, क्रॉस नहीं कर रही है रेखाएं, यानी यहाँ पर असंगत हल होता है। तो संगत की दो कंडीशन होने के कारण इसका जो उत्तर होगा ए और ब दोनों ही सही हो जाएंगे। ए ऑप्शन प्रतिच्छेदी और ब संपाती, समांतर नहीं होगा, तो दोनों सही होने के कारण अब हम द ऑप्शन को देखेंगे। ए और ब दोनों इसमें ये लिखा हुआ है, तो द ऑप्शन को टिक करेंगे, किसी एक के ऊपर टिक नहीं करना, प्रतिच्छेदी और संपाती पर। ठीक है। 16वां क्वेश्चन, यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का आलेख संपाती हो तो समीकरण के हल होंगे। तो क्वेश्चन सारे लगभग एक जैसे ही हैं, लेकिन उनकी वर्डिंग थोड़ी अलग है। आप इसको बेसिक चीज़ को समझ लेना। देखिए यहाँ पर रेखाएं संपाती होने पर क्या होगा, एक दूसरे को क्या करेगी, रेखाएं एक दूसरे को अनंत बिंदुओं पर काटेगी, जिसके कारण उसके जो हल होंगे उनकी संख्या अनेक हो जाएगी, अनंत बिंदुओं पर काटने के कारण। तो इसका उत्तर हो जाएगा अनेक हल। 17वां क्वेश्चन, यदि बिंदु 3,1 रेखा 10x - 9y बराबर k पर स्थित हो तो k का मान होगा। ये तो बड़ा इजी सा प्रश्न है बच्चों। इसमें निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित भी इस प्रश्न को मान सकते हैं। ये जो बिंदु है इस रेखा के ऊपर स्थित है, तो जो भी बिंदु रेखा के ऊपर स्थित होता है वो उस रेखा को पूर्णतः संतुष्ट करता है। तो इस बिंदु को हम संतुष्ट करवाएंगे, देखिए, और हमें हमारा k का मान मिल जाएगा। तो पहले हम लिखेंगे 10x की जगह पर लिख देंगे 3, 10 × 3 - 9y की जगह लिखेंगे 1 बराबर में k। सोल्व करेंगे तो 10 × 3 30 और 9 × 1 9, 30 - 9 बराबर k, 30 में से 9 घटाएंगे 21 बराबर k। तो k की वैल्यू यहाँ से आ गई 21। तो ऑप्शन ब सही ऑप्शन हो गया। 18वां प्रश्न, रैखिक समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 बराबर 0 और a2x + b2y + c2 बराबर 0 का हल संगत न होने की शर्त है। थोड़ी सी भाषा आपने समझनी है। संगत न कब होती है, संगत कब होती है, जब रेखाएं प्रतिच्छेदी हो और संपाती हो, तब तो वो संगत होती है। संगत न होने का तात्पर्य होता है कि रेखाएं एक दूसरे को काटे ना। काटेगी कब ना, जब रेखाएं समांतर हो जाएगी। तो समांतर होने की जो शर्त होगी उसमें क्या होगा, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा। तो ऑप्शन ब इसका सही उत्तर हो गया। इस प्रकार से आपने देखा बच्चों कि रैखिक समीकरण निकाय से संबंधित आपको अलग अलग प्रकार के कई सारे प्रश्न आपको मिल सकते हैं, जिसमें हल की जो प्रकृति है, संगत, असंगत और समांतर, प्रतिच्छेदी और संपाती रेखाओं से संबंधित प्रश्न आते हैं। के का मान ज्ञात करना होता है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं अति लघुतरात्मक टाइप का, जो कि प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। 19वां प्रश्न है, रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 बराबर 0 और a2x + b2y + c2 बराबर 0 के प्रतिच्छेदी रेखाएं होने की शर्त लिखिए। इनको हमें प्रतिच्छेदी रेखा होने की शर्त लिखनी है। तो आइए इसे हल करते हैं। तो प्रतिच्छेदी रेखा होने की जो शर्त है वो क्या होती है, गुणांकों के ऊपर डिपेंड करती है। क्या होती है शर्त, प्रतिच्छेद कब करेगी रेखाएं, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो। तो ये है इसकी शर्त। इसी को आपने इतना लिख देना है। इतना ही इसका आंसर था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 20वां। रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 बराबर 0 और a2x + b2y + c2 बराबर 0 के द्वारा निर्मित रेखाओं के संपाती होने की शर्त लिखो। संपाती होने की शर्त लिखनी है। इसमें रेखाएं संपाती कब होगी, तो दो रेखाओं के संपाती होने की शर्त जो होगी बच्चों वो क्या होगी, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां। रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 बराबर 0 और a2x + b2y + c2 बराबर 0 का कोई हल न होने का प्रतिबंध लिखिए। तो हमें पूछा गया है कि कोई हल न होने का प्रतिबंध, कोई हल न होने का तात्पर्य क्या होता है, रेखाएं क्या होगी, एक दूसरे को काटेगी नहीं। तो रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी। तो दो रेखाओं के समांतर होने की शर्त या कोई हल न होने की शर्त है a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राम की आयु और श्याम की आयु का योग 42 वर्ष है। यदि राम की आयु श्याम की आयु से 6 वर्ष अधिक है तो दोनों की आयु ज्ञात करो। इस प्रकार का प्रश्न भी आपको 1 अंक के अंदर मिल सकता है या 2 अंक का भी यह प्रश्न आ सकता है बोर्ड परीक्षा में। तो देखिए इसमें हम लिखेंगे, माना राम की आयु बराबर x वर्ष, पहले हम मान लेते हैं इसको, तथा श्याम की आयु बराबर y वर्ष। अब हम जो कथन दिया हुआ है उसके आधार पर देखेंगे। राम की आयु है, श्याम की आयु का योग 42 वर्ष है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार
पहली कंडीशन है दोनों की आयु का योग x + y बराबर 42। इसे समीकरण 1 न मानकर यहाँ से हम चर x की वैल्यू अगर निकालना चाहेंगे तो x बराबर आ जाएगा 42 - y। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1, क्योंकि हम प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करेंगे। चर x की वैल्यू हमने निकाल ली। दूसरे कथन में लिखा हुआ है राम की आयु मोहन की आयु से 6 वर्ष अधिक है। तो राम की आयु में से अगर हम मोहन की आयु को घटा दें, माइनस कर दें, तो कितना उत्तर आएगा? 6 वर्ष आएगा। राम बड़ा है, श्याम छोटा है, तो दोनों की आयु का अंतर 6 वर्ष हो गया। तो x की वैल्यू अगर हम यहाँ लिखेंगे, x की जगह पर 42 - y बराबर 6। समीकरण नंबर 1 से हमने इसको लिख दिया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 42 - 2y बराबर 6, तो यहाँ से -2y बराबर आ गया 6 - 42। तो -2y की जो वैल्यू है वो हो जाएगी -36। y बराबर आ जाएगा -36 बटा -2। माइनस से माइनस कट जाएंगे और 36 में 2 का भाग दिया 18 है, तो y की वैल्यू आ गई 18 है। तो समीकरण 1 में अब हम y का मान रख देंगे। समीकरण 1 हमारे पास थी जहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x बराबर 42 माइनस y था, y की जगह 18 लिख दिया, x बराबर आ गया 24। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राम की आयु जो कि x थी बराबर आ गई 24 वर्ष, और श्याम की आयु जो कि थी y बराबर 18 वर्ष। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार का भी प्रश्न आपको सॉल्व कर लेना है। अब अगला प्रश्न है 23वां। 2 अंकों की एक संख्या का इकाई अंक x और दहाई अंक y है। संख्या लिखिए। इकाई अंक और दहाई अंक हमें दे रखा है, तो हम इसमें लिखते हैं संख्या का इकाई अंक हम मान लेंगे कि x है और दहाई अंक को भी मान लेते हैं y है। तो इकाई और दहाई दो अंकों की संख्या का एक फार्मूला होता है। संख्या हमेशा क्या होती है? 10 गुणा दहाई अंक और प्लस में 1 गुणा इकाई अंक। किसी भी संख्या का पैटर्न इसी प्रकार से फॉलो करता है। अगर इसमें सैकड़े का भी अंक होता तो हम लिखते 100 गुणा सैकड़े का अंक। अब 10 गुणा दहाई अंक y है, 1 गुणा इकाई अंक x है। सॉल्व करेंगे तो 10y + x इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो केवल इतना ही उत्तर लिख दोगे, वो भी आपका आंसर सफिशिएंट है। 10y + x लिख दो, लेकिन पूरी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए कि कैसे इसका उत्तर आया है, वो भी आपके लिए ज़रूरी है। तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। k के किस मान के लिए समीकरण निकाय kx - 5y बराबर 2 और 6x + 2y बराबर 7 का कोई हल नहीं होगा? कोई हल न होने की स्थिति में हम इसमें देखते हैं कि हमें गुणांकों के अनुपातों की तुलना करनी होती है। तो इसके लिए अब हम क्या निकालेंगे? a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 की कैलकुलेशन करेंगे। तो लिखेंगे पहले समीकरण निकाय का कोई हल न होने की शर्त क्या होती है? a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। कंपेयर करेंगे, वैल्यू रखेंगे, k की मान हमें पता चल जाएगी। k बटा 6 आ जाएगा। ठीक है, a1 बटा a2 और b1 बटा b2 आ जाएगा -5 बटा 2 और c1 बटा c2 जो है उसकी वैल्यू होएगी -2 बटा -7। तो अब देखिए हमें पहला और दूसरा जो वैल्यू है उसको लेकर चलना है, वहाँ से k का मान हमें निकल जाएगा, पता चल जाएगा। तो इनको लेकर चलेंगे, पहले और दूसरे कथन को, दूसरे मान को। फर्स्ट और सेकंड से k का 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k, और 6 का -5 से करेंगे तो -30। यहाँ से k की वैल्यू बड़ी ही ईजी तरीके से आ जाएगी -30 बटा 2, तो -15 आंसर हो गया इसका। ठीक है, k के इस मान के लिए समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। अब आगे है लघुत्तरात्मक प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा बच्चों। इसमें 2-2 अंक के प्रश्न आएंगे लघुत्तरात्मक टाइप के। देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। तो पहला महत्वपूर्ण प्रश्न 25वां। रेखिक समीकरण निकाय 2x + ay बराबर 1 और 3x - 5y बराबर 7 के द्वारा निर्मित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बिंदु पर रेखाएं क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है तो उसकी कंडीशन अप्लाई करनी है, और वहाँ पर हमें k का मान हमें पता चल जाएगा। तो देखिए इसके अंदर आप पहले तो ये लिखोगे कि जो रेखाएं हैं वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो दो रेखाओं के एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने की जो शर्त होती है वो होती है a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। इसको हम देखेंगे हमारे पास क्या आता है। एक तो यहाँ k की बजाय a होना चाहिए, क्योंकि ay लिखा हुआ है, k तो है ही नहीं यहाँ पर। तो देखिए a1 बटा a2 है तो x के गुणांक 2 बटा 3 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। y के गुणांक है a बटा -5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसे तो देखिए क्या आएगा? 3 और a का गुणा 3 है नॉट इक्वल टू 2 और -5 का गुणा -10। तो यहाँ से अगर a की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी -10 बटा
3, ये ए की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। ए नॉट इक्वल टू 10/3 ये हमारा फाइनल आंसर है इसका। ए का मान -10/3 नहीं होना चाहिए अगर हमें एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखाएं चाहिए तो। ठीक है, अगला प्रश्न 26वां। समीकरण निकाय x + 2y - 5 और 3x + 12y - 10 = 0 के हल की प्रकृति एवं रेखाओं का प्रकार बताइए। हल की प्रकृति बतानी है और रेखाओं के प्रकार बताने हैं। तो हल की प्रकृति के लिए हमें a1/a2, b1/b2 और c1/c2 इनका मान निकालना है और तुलना करके फिर हम हल की प्रकृति बता सकते हैं। a1/a2 की जो वैल्यू है वो आएगी x के गुणांकों से। x का गुणांक यहाँ पर 1 है तो 1 लिख देंगे ऊपर, और बटा में इधर दूसरी समीकरण में x का गुणांक 3 है तो 1/3 आ गया। b1/b2 देखिए 2/12, 2/12 होता है सोल्व करने पर 1/6। तो पहले दो मान हमारे बराबर नहीं आए तो तीसरा मान निकालने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा मान हम नहीं ज्ञात करेंगे क्योंकि ये जब दो मान पहले बराबर आ जाते हैं तभी तीसरा मान ज्ञात किया जा सकता है या ज्ञात करना चाहिए। तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आया है हमारे पास, तो लिखेंगे अर्थात a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो हल की प्रकृति यहाँ से आ जाएगी, समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा तथा रेखाएं क्या होगी, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं है। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, 27वां प्रश्न है। विलोपन विधि की सहायता से रेखिक समीकरण युग्म 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए। कौन सी विधि से? विलोपन विधि से। तो हम इसमें लिखेंगे विलोपन विधि से हल करने के लिए जो दो समीकरण हमारे पास है 2x + 3y = 11 पहली समीकरण, और दूसरी समीकरण है 2x - 4y = -24, ये है समीकरण नंबर 2। तो इन्हें हमें सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए अब हम क्या करते होते हैं, विलोपन विधि से हल कर रहे हैं तो लिखेंगे विलोपन विधि में क्या होता है, समीकरण 1 व 2 का चाहे तो x के गुणांक या y के गुणांक बराबर करने होते हैं, तो गुणा करके हम बराबर करते हैं। यहाँ देखिए x के गुणांक तो पहले से ही बराबर है तो हमें गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम 1 से गुणा दिखा देंगे इनमें। तो दोबारा से समीकरण नोट कर लेते हैं। यहाँ पर 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24। गुणा हमने इसमें 1 से किया है तो समीकरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बाई चांस यहाँ पर अगर ये मान बराबर न होते तो हम यहाँ पर किन्हीं संख्याओं का गुणा करते और हमारा आंसर बराबर करते। हम जैसे यहाँ y के गुणांक अगर देखें तो y के गुणांक 3 और 4 बराबर नहीं है, तो इनको बराबर करने के लिए इनका एलसीएम निकालते 3 और 4 का, जो कि 12 आ जाता। और 12 आने पर इसका गुणा कैसे करते, 3 को 12 बनाने के लिए 4 से गुणा करते और 4 को 12 बनाने के लिए 3 से गुणा करते, यानी कि पूरे समीकरण के साथ हम क्रमशः 4 और 3 का गुणा कर देते हैं। अब यहाँ देखिए समीकरण 1 और 2 के जो हमारे पास x के गुणांक है वो बराबर हैं, तो लिखेंगे घटाने पर क्यों लिखा है, क्योंकि चिन्ह भी बराबर है। जब चिन्ह बराबर होते हैं, गुणांक भी बराबर होते हैं, तो घटाने पर लिखा जाता है और घटाने के लिए हमें चिन्ह बदलने पड़ते हैं। चिन्ह बदल दिए, ये कट गए और 3y और 4y हो जाएंगे 7y, 11 प्लस के 24 प्लस के दोनों का जोड़ हो जाएगा 35। तो 7y बराबर अगर 35 में लिखा हुआ है तो y बराबर आ जाएगा 35/7, यानी y बराबर आ जाएगा 5। y का मान 5 निकाल लिया। अब हम निकालेंगे समीकरण 1 में y का मान रखकर x का मान। समीकरण 1 में y का मान रखने पर हमारे पास मिल जाएगा 2x + 3y था, y की जगह 35 लिखा, बराबर में 11 है। तो हल करेंगे 2x + 15 = 11, तो ये आ जाएगा 2x = 11 - 15, तो x बराबर आ जाएगा 2x बराबर आ जाएगा -4, x बराबर आ जाएगा -4/2, तो x की वैल्यू आ गई -2। ठीक है, इस प्रकार हमने x और y के मान फाइंड कर लिए विलोपन विधि से। नीचे लिख देंगे अतः x बराबर -2 और y बराबर 5। ये इसके आंसर हो गए। ठीक है, आप इसे नोट कर लें। इसके बाद हम अगला महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं। प्रश्न संख्या 28। वज्र गुणन विधि से रेखिक समीकरण युग्म 3x + 2y = 12 और 3x - y = 3 को हल कीजिए। तो आपको 2 अंकों का जो प्रश्न आना है बच्चों, उसमें विधि से संबंधित भी प्रश्न आ सकता है, भी इस विधि से हल कीजिए। वज्र गुणन विधि हो सकती है, प्रतिस्थापन विधि हो सकती है या विलोपन विधि हो सकती है। तो आपको कोई भी एक विधि है उसको अच्छे से क्लियर कर लेना है।
अब देखो, हमें वज्र गुणन विधि से अगर समीकरणों को हल करना हो तो जो दी गई समीकरण हैं उनको हमें पहले तो नोट करना है, फिर उनको मानक समीकरण के रूप में लिखना है। तो ये समीकरण तो मानक समीकरण के रूप में नहीं है, इसमें बराबर में जीरो नहीं होना चाहिए, बराबर में जीरो होना चाहिए, बराबर में जीरो है नहीं। तो 3x + 2y बराबर में 12 है, इसको इधर ले आएंगे, -12 हो जाएगा, बराबर में अब हो जाएगा 0। इसे हम मानेंगे समीकरण 1, जो कि मानक समीकरण के अकॉर्डिंग लिखी हुई है। दूसरी समीकरण 3x - y = 3, इसे भी चेंज करना पड़ेगा, 3x - y -3 हो जाएगा और बराबर में 0। ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरणों को हमने वज्र गुणन विधि से हल करना है, तो हेडिंग दे देंगे वज्र गुणन विधि से हल करना। इसके लिए अब आपको क्या करना होता है, कुछ लिखना होता है। यहाँ पर x के बटा लगा देना है, y के भी बटा लगा देना है और बराबर में 1 के भी बटा लगा देना है। तीनों के बीच में बराबर का निशान होना चाहिए, ठीक है। x बटा बराबर y बटा बराबर 1 बटा। अब इसकी जो बटा में संख्याएं लिखनी है बच्चों, वो ध्यान से लिखनी है, गलतियां मत कर देना उसमें। तो x के बटा में जो संख्याएं लिखनी है, तो x के जस्ट बाद आता है y, तो y के जो गुणांक है उनको लिखना है x के बटा में। y का गुणांक 2 है, 2 के नीचे दूसरी समीकरण का y का गुणांक है -1। अब इसके जस्ट बाद जो अचर पद है -12 और -3, इनको लिख देना है। अब दूसरे y के बटा में ये लास्ट वाले मान सेम लिखे जाएंगे, -12 और 3। और इसके जस्ट बाद आगे क्या आएगा, 0 0 आगे, लेकिन अब हम 0 को ना लिखकर इसका जो पहला मान है वो लिखेंगे 3 और 3। तो 3 हो गया पहली समीकरण का x का गुणांक और 3 दूसरा हो गया दूसरी समीकरण का x का गुणांक। ये 3,3 ये अगले एक के नीचे चले जाएंगे और इसके जस्ट बाद आ रहा है 2 और -1। इस प्रकार से आपने जस्ट बाद आने वाले मान लिखने होते हैं और उनका क्या कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कुछ इस तरह से आपने तीर के निशान लगा के दर्शा देने हैं। अब x के बटा में आएगा इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस प्रोडक्ट, 2 × -3 -6, 12 -1, तो +12 माइनस कट जाएंगे, लेकिन हमें चिन्ह बदल कर लिखना है, दूसरा मान गुणा करते समय -12 लिखा जाएगा। y के बटा में -12 × 3 -36, -3 × 3 -9 होगा, लेकिन चिन्ह बदल दिया, +9 लिख दिया। अब आगे 1/3 और -3 का मल्टीप्लाई किया तो -3, और 3 और 2 का जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6 माइनस का आ जाएगा, क्योंकि प्लस का आ रहा है तो माइनस का लिख दिया। इसके बाद आगे आएगा x बटा -18, y बटा में आ जाएगा -36 और +9 है तो -27, और 1 बटा -3 -6 -9 हो जाएंगे। अब सभी के बटा में हम क्या करेंगे, देखिए इस 1 के बटा में -9 है तो -9 को डिवाइड कर देंगे सभी में। -9 जो 1 के बटा में लिखी हुई संख्या आती है उसी को हमने पूरे जो मान है उनमें सभी में डिवाइड कर देना है। तो -18 के बटा में भी -9 लिख देंगे, ठीक है, इसे ब्रैकेट में लिख देते हैं। और y के बटा में -27 है, इसके बटा में भी -9 लिख दिया, और 1 बटा -9 है, इसके बटा में भी -9 लिख दिया। अब देखिए क्या होगा, x बटा में आ जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, 18 में 9 का भाग दिया 2। इसके बाद y के बटा में जो लिखा हुआ है -27 बटा -9, तो माइनस से माइनस कट गया, 3 उत्तर आ जाएगा। 27 में 9 का भाग देने पर 1 के बटा में -9 बटा -9 है, तो कटने पर 1 उत्तर आ जाएगा। इसके बाद आप ये देखिए जो बटा में मान लिखे हुए हैं वो उनके रिस्पेक्टिव मान हैं, तो तुलना करने पर हम इनके मान लिख लेंगे। x की वैल्यू x के बटा में 2 है तो 2 आ जाएगी, y के बटा में 3 है तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को सोल्व कर लोगे। अब अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 29। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है तो लड़कों व लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, माना लड़कों की संख्या बराबर x और लड़कियों की संख्या मान लेते हैं y। अब प्रश्न के अनुसार हमें चलना है, तो प्रश्नानुसार हम क्या लिखेंगे, पहली कंडीशन क्या है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया था, लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का जो जोड़ होगा वो 10 हो जाएगा। अगर हम इसे और सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 10 - y, जो कि हो जाएगी समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों से 4 अधिक है, तो लड़कियों की संख्या क्या है, y है, और लड़कों की संख्या x है, तो y में से x घटाने पर 4 आ जाएगा, y - x बराबर 4। इसमें हम रख देंगे वैल्यू किसकी, x की वैल्यू कितनी है, 10 - y है। इसमें पुट करेंगे तो y - x की जगह पर आ जाएगा 10 - y बराबर 4। सोल्व करेंगे तो y - 10 + y बराबर 4।
आगे हल करेंगे तो y और y 2y, 4 माइनस 10 इधर आकर प्लस का 10 हो जाएगा। y की वैल्यू जो है 14/2 हो जाएगी, यानी y बराबर आ जाएगा 7। ये y की वैल्यू आ गई। अब हम समीकरण 1 में रख देंगे y का मान। समीकरण 1 हमारे पास थी x बराबर 10 माइनस y की जगह 7 लिख दिया, तो x की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, अतः लड़कों की संख्या x की वैल्यू आ गई 3 और लड़कियों की संख्या जो कि y थी, लड़कियों की संख्या y की वैल्यू आ गई 7। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं 30वां। रोमिला ने एक स्टेशनरी की दुकान से 2 पेंसिल व 3 रबर 9 रुपये में खरीदी। उसकी सहेली प्रमिला ने भी उसी तरह की 4 पेंसिल और 6 रबर 18 रुपये में खरीदे। इन्हें बीजगणितीय रूप में दर्शाइए। बीजगणितीय कथन के रूप में हमने इनको लिखना है, तो पहले हम इनको मान लेते हैं कि 2 पेंसिल है और 3 रबड़ है। तो पेंसिल का मूल्य और रबड़ का मूल्य हम मानेंगे अपनी तरफ से। एक पेंसिल का मूल्य मान लेंगे कि x रुपये है और एक रबर का मूल्य y रुपये मान लेते हैं। ठीक है, अब रोमिला ने क्या किया, 2 पेंसिल व 3 रबर खरीदे 9 रुपये में। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, 2 पेंसिल का 2x रुपये हो गया, 3 का 3y रुपये हो गया, टोटल जोड़ हो गया 9। ये समीकरण नंबर 1 हमने प्राप्त कर ली। बिल्कुल इसी प्रकार से अब हम दूसरी समीकरण लिखेंगे। 4 पेंसिल व 6 रबर का मूल्य बराबर 18 रुपये है, तो 4x प्लस 6y बराबर 18। ये हो गई समीकरण नंबर 2। इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो अब तक हमने क्या किया, अति लघुतरात्मक, बहुविकल्पिक और लघुतरात्मक 3 तरह के प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। और आपको उम्मीद है अच्छे से वीडियो समझ में आ रही है। वीडियो समझ में आ रही है तो आप इसे लाइक शेयर कर दीजिएगा। इसके बाद हम आगे प्रश्नों का अगला प्रकार करते हैं दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न, जो कि प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होएगा। देखते हैं इनमें से कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 31, रैखिक समीकरण युग्म 3x प्लस 2y बराबर 12 तथा 5x माइनस 2y बराबर 4 को आलेखीय विधि से हल कीजिए। यहाँ पर जो 2 समीकरण हमें दे रखी है उन्हें आलेखीय विधि से हल करना है, यानी कि ग्राफ बनाकर इनके हमें हल निकालने हैं, x और y के वैल्यू निकालनी है। तो इसका जो तरीका है मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो में बताया हुआ है। आप पहले एक समीकरण नंबर 1 लिखोगे और दूसरी साइड पर समीकरण नंबर दूसरी लिखोगे। तो पहली समीकरण हमने एक साइड में लिख लेनी है और दूसरी समीकरण को दूसरी साइड पर लिख लेना है। ठीक, इसके बाद क्या करना होगा, दोनों ही समीकरणों में से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अपने इसमें प्रतिस्थापन विधि में अप्लाई किया था। x की वैल्यू कैसे ज्ञात किया जाता है, पक्षांतरण के द्वारा। तो 3x की वैल्यू 12 माइनस 2y आ गया और x की वैल्यू आ जाएगी 12 माइनस 2y बटा 3। ये है x की वैल्यू समीकरण नंबर 1 से। बिल्कुल सेम हमें यहीं दूसरी समीकरण में प्रक्रिया अपनानी है। तो पहले हम 5x की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी 4 प्लस 2y और x की वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस 2y बटा 5। ये हमने दोनों ही समीकरण से x और y के मान निकाल लिए। अब इसके बाद हमें लिखना है चर y के संगत चर x के मान ज्ञात करने पर। दूसरी साइड में भी बिल्कुल ऐसा ही लिख देना है, चर y के संगत चर x के मान ज्ञात करने पर। ठीक है, इसके बाद हमें 2 टेबल बनानी है बच्चों, जहाँ पर हमें x और y के मान फीड करने हैं। जैसा कि आपको सामने दिख रही है ये 2 सारणियाँ जो बनी हुई है 4-4 कॉलम वाली, इसमें हमें x और y के मान फीड करने हैं। तो x और y के 3-3 मान हम ज्ञात करेंगे। पहली समीकरण से देखो, हमें जो x की वैल्यू दे रखी है उस वैल्यू में y का मान हम अपनी तरफ से पुट करेंगे। y का मान जब रखेंगे तो x की वैल्यू हमें निकल जाएगी, हमारे पास निकल कर आ जाएगी। y का मान पहले हम 0 रखेंगे तो 12 माइनस 0 यानी कि 12, और 12 में 3 का भाग देने पर आता है 4, यानी कि y का मान 0 रखने पर हमें x की वैल्यू 4 प्राप्त हो गई है। तो लिख देंगे 0 और x के सामने 4। केवल एक ही मान हमने यहाँ से पुट करके निकालना है, बाकी के मान इस समीकरण को देख के लिखेंगे। देखिए बटा में 3 लिखा हुआ है, तो हमें नीचे वाले जो मान है उसमें 3 प्लस करने हैं। 0 में 3 प्लस करेंगे तो आएगा 3, और इसके बाद 3 में 3 और प्लस कर देंगे तो 6 आ जाएगा। नीचे वाले मान तो ऐसे आ जाएंगे y के मान। अब x के मान निकालने के लिए ऊपर y के साथ में देखो माइनस का 2 लिखा हुआ है, तो हमें 2 को घटाना है पहले मान में से। 4 में से 2 घटा दिए, 2 आ गया।
और फिर आगे फिर से 2 को घटा देंगे 2 में से तो 0 आ जाएगा। तो पहली समीकरण से हमने x और y के 3 मान निकाल लिए। अब दूसरे समीकरण में भी ऐसा ही करना है, y का मान हम रखेंगे और x के मान हम प्राप्त करेंगे। तो देखिए y का मान अगर 0 रखते हैं तो 4 + 0 4, 4 में 5 का भाग जाता नहीं है तो 0 रख नहीं सकते। अब 1 रखने पर 4 + 2 × 1 2, 4 2 6, 6 में भी 5 का भाग नहीं जाता। अब यहाँ 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, 4 में 4 जोड़े 8, फिर भी भाग नहीं जा रहा। 3 रखने पर 3 दूनी 6, 6 और 4 10, 10 में 5 का भाग पूरा जा रहा है। यानी y का मान हमने 3 रखा था, तब हमें x की वैल्यू प्राप्त हुई। तो y की जगह 3 लिख दिया और ये हो गया था 10 10/5 यानी कि 2। तो x की वैल्यू आ गई 2। y 3 रखने पर x 2 प्राप्त हुआ। अब हम बाकी के मान है इस सारणी में भरेंगे। देखो बटा में 5 लिखा हुआ है तो 5 को जोड़ना है 3 में, 3 और 5 8, 8 में फिर 5 को जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा। y के मान हमने निकाल लिए। अब y के गुणा में +2 लिखा हुआ है तो ऊपर वाले मान में +2 करना है। 2 + 2 4, 4 + 2 6। इस प्रकार से हमने प्रत्येक जो रैखिक समीकरण है उसके हमने x और y के 3 मान निकाल लिए। अब इन मानों के आधार पर हम ग्राफ पेपर के ऊपर ग्राफ बनाएंगे और इन्हें सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपको यहाँ पर एक ग्राफ पेपर दिख रहा है जिसका पैमाना हमने x अक्ष और y अक्ष पर 1-1 सेमी का 1-1 इकाई लिया है। इसमें हम दिए गए मानों को फिल करेंगे और रेखाएं प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम समीकरण नंबर 1 से जो मान हमारे पास हैं उनको देखते हैं और यहाँ पर ग्राफ पेपर में इनको दर्शाते हैं। सबसे पहला मान है x का 4 और उसके नीचे y का 0 है। तो x की 4 वैल्यू यहाँ है और y की 0 है तो इसी जगह पर हमारा बिंदु आ जाएगा। ठीक है, ये बिंदु आ गया हमारा पहला, x 4 y 0। दूसरा है x की वैल्यू 2 और y की 3। तो x की वैल्यू 2 यहाँ पर है और y की वैल्यू 3, 3 के सामने और 2 के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर हमें बिंदु प्राप्त हो जाएगा दूसरा। ठीक, ये दूसरा बिंदु हमने प्राप्त कर लिया। अब तीसरा बिंदु है 0,6। तो x की वैल्यू 0 और y की 6 है तो ये यहाँ पर बिंदु आ गया। इन तीनों बिंदुओं से हमें एक रेखा प्राप्त होगी। अगर हम इनको एक स्केल की सहायता से सीधा आपस में मिला देंगे तो इस प्रकार से हमें एक रेखा मिल गई। इस रेखा का समीकरण हम एक साइड में लिख देंगे, 3x + 2y = 12। ये इस समीकरण को लिख दिया। अब दूसरे मान जो थे हमारे पास दूसरी समीकरण के उनको देखते हैं इस ग्राफ के ऊपर। x की वैल्यू 2 है, y की 3 है। तो यहाँ x की वैल्यू 2 और इधर ये y की 3 आ रही है तो यहाँ पर हमारा पहला बिंदु आ गया। ठीक, अब अगला है 4,8। x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू है 8। तो x की 4 और y की 8, यहाँ पर हमें दूसरा बिंदु प्राप्त हो जाएगा। अगला बिंदु है 6,13। x की वैल्यू 6 और y की 13। तो 6 तो है हमारे पास लेकिन यहाँ y के मान केवल 11 तक है। तो आप चाहो तो इसे और आगे बढ़ा के 13 तक लिख के कर सकते थे, लेकिन अगर 2 ही बिंदु हमें प्राप्त है तो इनको भी हम एक सीध में मिला सकते हैं। एक सीध में मिलाने पर इस प्रकार से हमें एक रेखा प्राप्त हो गई। इस रेखा का समीकरण हमने एक साइड में लिख देना है। ये दूसरी समीकरण का हमारे पास क्या आ गया, रेखीय निरूपण आ गया। तो इसकी हमने एक समीकरण को नीचे लिख दिया है। ठीक, अब ये जिस जगह पर एक दूसरे को काट रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, वहाँ पर हमारा आंसर है। तो x की वैल्यू यहाँ पर हमें प्राप्त हो रही है 2 और y की वैल्यू प्राप्त हो रही है 3। तो 2,3 हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं x = 2 और y = 3। ये इस समीकरण का हल हो गया। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमें इस प्रश्न को इस प्रकार से करना था। आप अगर बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अंक प्राप्त करना चाहते हो तो इसी तरह से आपने सॉल्व करना है। चलिए अगला प्रश्न है 32वां। रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y = 13 और 5x - 4y = -2 को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 31 था, बिल्कुल उसी प्रकार हमने हल करना है, बस यहाँ पर समीकरणें बदल गई है। तो प्रोसेस सेम रहेगा। पहले हम समीकरण नंबर 1 को लिखेंगे, 2x + 3y = 13, ये समीकरण 1। और दूसरी साइड पर हम दूसरी समीकरण लिखेंगे जो कि है 5x - 4y = -2। दोनों समीकरणों को लिख लेने के बाद में इन्हें अब हम हल करेंगे। दोनों ही समीकरणों से x की वैल्यू निकालेंगे पक्षांतरण करके। तो पहले 2x की वैल्यू निकलेगी इस समीकरण 1 से, 13 - 3y। फिर यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 13 - 3y और 2x का जो 2 था वो बटा में चला गया, 13 - 3y / 2। दूसरी समीकरण को भी इसी प्रकार से हल करना है। 5x की वैल्यू आ जाएगी -2 -4, दूसरी साइड आकर +4 हो गए। तो x की वैल्यू आ जाएगी -2 + 4y / 5।
ठीक है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे चर y के संगत चर x के मान ज्ञात करने पर। दूसरी साइड भी सेम लाइन को रिपीट कर देना है। चर y के संगत चर x के मान ज्ञात करने पर। और इसके बाद हमें एक सारणी बना लेनी है 4-4 कॉलम वाली, जिसमें हम x और y के मान निकालेंगे। पहली समीकरण को देखिए, वहाँ से y का मान हमने पुट करना है और x का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। सबसे पहले y का मान 0 रखने पर 3y का मान 0 हो गया। 13 माइनस 0 13, 13 में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो इसे हम नहीं लेंगे। अब 3 के इंटू में y है, y की जगह 1 लिखने पर 3 एकम 3, 13 में से 3 घटाए 10, 10 में 2 का भाग जाता है तो 5 आ जाता है। यानी कि y का मान 1 रखने पर x की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है। अब बाकी के मान हम खुद लिखेंगे अपने आप। देखो, बटा में जो संख्या है उसको नीचे वाले मानों के आधार पर लिखा जाता है। 1 है, 1 में 2 जोड़ दिए 3, 3 में 2 जोड़ दिए 5। नीचे वाले मान तो बड़े इजी से आ जाते हैं। ऊपर वाले मान में प्लस माइनस का ध्यान रखना है। y के गुणा में -3 है, तो 5 में से -3 करेंगे 2, 2 में से -3 करेंगे तो माइनस का 1। ये आ गए पहली समीकरण के 3 वैल्यू। अब दूसरे समीकरण में भी इसी प्रकार सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर ये जो y है, इस y के गुणा में 4 है, तो 4y की वैल्यू हम अलग अलग निकालेंगे। देखिए 4y के अंदर आप इसमें y का मान 0 रखने पर क्या बनेगा, -0 बन जाएगा। 0 प्लस -2 करेंगे तो माइनस का 2 में 5 का भाग नहीं जाता। फिर यहाँ पर अपने अगर देखेंगे 1 रखकर तो भी उत्तर नहीं आएगा, क्योंकि 4 एकम 4, 4 माइनस 2 होते हैं 2, 2 में भी 5 का भाग नहीं जाता। यहाँ पर अगर हम माइनस का 2 रखेंगे, माइनस का 2 रखने पर क्या होगा, 4 इंटू -2 -8, -8 में अगर -2 को हम ऐड करेंगे तो माइनस का कितना बन जाएगा, 10। -10 में 5 का भाग जाता है, यानी कि हमने y का मान -2 रखना है। y का मान जब -2 रखेंगे तो -10 ऊपर बन गया, उसमें 5 का भाग देने पर -2 आ गया, तो x की वैल्यू भी -2 प्राप्त हो गई और y की वैल्यू भी हमें -2 प्राप्त हो गई, पहला मान। दूसरे मान जो है वो इसको देख के लिखने हैं। अब 5 ऐड करेंगे -2 में तो 3 आ गया, और 3 में 5 ऐड किए 8 आ गया। y के आगे प्लस का 4 लिखा हुआ है, तो +4 करेंगे -2 में तो प्लस का 2, 2 में 4 जोड़े 6। इस प्रकार से हमने दोनों ही समीकरणों से 3 मान प्राप्त कर लिए। अब हम ग्राफ पेपर पे इनको अंकित करते हैं। तो अक्षों का पैमाना हमने लिया है x अक्ष पर 1 सेमी और y अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई का। ठीक है। अब देखिए पहले समीकरण में x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 1 के सामने यहाँ पर हमारा पहला बिंदु प्राप्त हो जाएगा पहली समीकरण का। दूसरा बिंदु 2 और 3 है, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 को देखेंगे तो यहाँ पर हमारा दूसरा बिंदु हमें मिल जाएगा। अब इसके बाद तीसरा बिंदु है माइनस का 1 x है और y की वैल्यू 5 है, तो -1 यहाँ रहा और y की वैल्यू 5 यहाँ पर मिलेगा, तो ये तीसरा बिंदु हमें मिल गया। तीनों बिंदु एक सीधी रेखा में हैं, इनको हम स्केल की सहायता से मिलाएंगे तो हमें इस प्रकार से एक रेखा मिल जाएगी, जो कि पहले समीकरण का रेखीय निरूपण हो गया, जो कि समीकरण थी हमारे पास 2x + 3y बराबर 13। ये पहली समीकरण का हमने रेखीय निरूपण कर लिया। अब दूसरे समीकरण को देखेंगे, उसका जो पहला बिंदु है -2, -2, तो ये यहाँ पर हमारा बिंदु आ जाएगा। x की वैल्यू भी -2 और y की वैल्यू भी -2। अगला बिंदु है x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, तो ये वाला बिंदु हमें दूसरा बिंदु मिल गया। इसके बाद नेक्स्ट बिंदु है x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 8, तो 6 के ऊपर जाएंगे 8 के सामने जाएंगे तो यहाँ पर हमें तीसरा बिंदु मिल गया। तीनों बिंदु एक सीधी रेखा में मिलेंगे, जिनको मिलाएंगे तो हमें एक रेखा मिल जाएगी, जो कि दूसरी समीकरण का रेखीय निरूपण है। तो इसके एक साइड पे हम समीकरण लिख देंगे 5x - 4y बराबर -2। ठीक है, ये हमारी समीकरण हो गई, दूसरे समीकरण का रेखीय निरूपण हो गया। तो जिस जगह पर ये एक दूसरे को काट रहे हैं वहाँ पर हमारे आंसर होंगे। तो यहाँ देखिए x की वैल्यू तो है 2 और y की वैल्यू यहाँ पर हमें मिल रही है 3, तो 2,3 इस सवाल का हल हो गया। इस समीकरणों का रेखीय निरूपण का करने के बाद में हमने इनको सोल्व कर लिया। तो लिखेंगे आलेख द्वारा प्राप्त हल, x बराबर 2 y बराबर 3 आंसर। तो इस प्रकार से आपको किसी भी प्रकार का सवाल आ जाए जिसमें हमें ग्राफीय निरूपण करना हो या ग्राफीय विधि से हल करना हो, तो आपने यही तरीका अपनाना है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 33वां महत्वपूर्ण प्रश्न है, रेखिक समीकरण युग्म 2x + 3y बराबर 11 और x + y - 5 बराबर 0 का हल कीजिए, को हल कीजिए।
तथा इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए ताकि y बराबर mx प्लस 3 हो। तो पहले तो हमें दोनों समीकरणों को हल करना है। हल करने का मतलब है x और y के मान निकालने हैं। फिर y बराबर mx प्लस 3 अगर हो तो उसमें m का मान भी ज्ञात करना है। तो हल करने के लिए अलग अलग विधियां हैं, आप कोई सी भी विधि अपना सकते हो क्योंकि यहाँ पर स्पष्टतया कोई विधि का नाम नहीं लिखा हुआ है। तो हम प्रतिस्थापन विधि से अगर इसे हल करना चाहें तो कर सकते हैं, विलोपन विधि से भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि अगर लगाएंगे तो पहले हम समीकरण लिखेंगे। समीकरण एक है 2x प्लस 3y बराबर 11 और दूसरी समीकरण है x प्लस y माइनस 5 बराबर 0। समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरणों में से जो समीकरण आपको आसान लगे वहाँ से किसी एक चर का मान निकालना होता है। तो हमें यहाँ पर समीकरण नंबर 2 जो है वो ज़्यादा आसान लग रही है समीकरण 1 की बजाय। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x प्लस वाई माइनस का 5 बराबर में आ गया 5। अब हम यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो 5 माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, इसे हम समीकरण 3 बनाएंगे। x की वैल्यू जब निकलती है तो उसको समीकरण बना लेना है, तीसरी समीकरण। तो यहाँ से x का जो मान है उसे समीकरण 1 में रखेंगे क्योंकि हमने 2 से निकाला है तो 1 में रखना है। तो यहाँ से आएगा 2, x की जगह पर x न लिखकर x का मान 5 माइनस वाई लिखना है, प्लस आगे है 3y बराबर 11। सोल्व कर लेंगे। 2 और 5 का गुणा 10, 2 का माइनस वाई से गुणा माइनस के 2y और प्लस के आगे 3y एज इट इज और बराबर 11। तो यहाँ पर आप देखिए बच्चों, इसे अगर सोल्व करोगे तो माइनस के तो 2y हैं और प्लस के कितने हैं 3y। तो हमारे पास प्लस का 1y बच जाएगा, प्लस का 1y और ये 10 है, इधर जाकर माइनस का 10 हो जाएगा, 11 माइनस 10 यानी y की वैल्यू आ जाएगी 1। y का मान हमने निकाला 1। अब y का निकालने के बाद में अब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x की वैल्यू निकालने के लिए इस y के मान को समीकरण 3 में हम पुट करेंगे, वहाँ से हमें मान प्राप्त हो जाएगा x का। कैसे, देखिए यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 थी x बराबर 5 माइनस वाई, y की जगह हमने 1 लिखा तो x बराबर आ गया 5 माइनस 1 यानी कि x बराबर 4 आ गया। अतः x बराबर 4 और y बराबर 1 हमारा आंसर हो गया। केवल इतना ही सवाल नहीं था बच्चों, हमें m का मान भी ज्ञात करना था। तो लिखेंगे m का मान ज्ञात करना। m का मान ज्ञात करना है हमें, तो उसको हेडिंग दे दो, चाहे तो आप सीधा लिख दो। दिया गया है हमें y बराबर mx प्लस 3। तो यहाँ लिख देंगे नीचे x व y के मान लिखने पर, x व y के मान रखने पर या लिखने पर, ठीक है, ये आ जाएगा। y की जगह पर हम लिखेंगे 1 बराबर m, x की जगह पर कितना है, x का मान 4 और प्लस में 3। सोल्व करेंगे तो ये 1 माइनस का 3 हो जाएगा, इधर आकर 4 और m का गुणा 4m, ये आ जाएगा -2 बराबर 4m। तो m की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी -2/4 यानी m बराबर आ जाएगा माइनस में 1/2। ठीक है, इस प्रकार से हमने m की वैल्यू भी फाइंड कर ली और दिए गए समीकरणों को भी हल कर लिया। हमारा क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया। आपको पूरे के पूरे 4 अंक मिलेंगे। अगला प्रश्न कर लेते हैं 34वां। निम्नरेखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। 2 समीकरणें हमें दे रखी है, हालांकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि निम्नरेखिक समीकरण युग्म है, लेकिन ये रेखिक समीकरण के जो मानक रूप है उसको फॉलो नहीं कर रही है। तो पहले हम इनको मानक समीकरणों के रूप में बदलेंगे। तो पहले समीकरण नंबर 1 लिख लेते हैं, 7x माइनस 5y 2y बटा xy बराबर 5। और दूसरी समीकरण दूसरी साइड लिख लेंगे 8x प्लस 7y बटा xy बराबर 15। दोनों ही समीकरणों को लिख लेने के बाद अब क्या करना है, हमें इनको अलग अलग कर लेना है और इसको मानक समीकरण के रूप में लिखने के लिए बटा में जो xy दिया हुआ है इससे डिवाइड कर देना है। यानी कि प्रत्येक समीकरण में xy जो है उसको अलग अलग भाग दे देना है। देखो 7x के बटा में xy आ जाएगा और माइनस 2y के बटा में भी xy आ जाएगा और बराबर में 5 तो था ही। देखो x से x कट गया, बच गया हमारे पास 7 बटा y माइनस y से y कटा 2 बटा x बराबर में आ गया 5। इसके बाद क्या होगा आगे करेंगे, लेकिन इसे इधर दूसरी साइड हल कर लेते हैं। 8x के बटा में xy प्लस 7y के बटा में भी xy
बराबर 15। तो इसमें हम लिखेंगे अब x से x कट गया, इधर y से y कट गया, बचेगा यहाँ पर 8/y प्लस 7/x बराबर 15। ठीक है, दोनों ही समीकरणों को हमने हल किया है, लेकिन अभी भी ये मानक समीकरण के अनुसार नहीं है। तो इसको लिखने के लिए अब आप ये देखो, बटा में x आ रहा है और बटा में y आ रहा है, तो हम बटा में जो y है यानी कि 1/y है उसको a मान लेंगे और 1/x को b मान लेंगे। ये हमने अपनी तरफ से माना है। तो ये समीकरण बदल कर हो जाएगी 7 बटे में a होने के कारण, बटे में y होने के कारण वो 7a बन गया, माइनस में आ जाएगा 2b बराबर 5। और सेम इसी प्रकार से इधर आ जाएगा 8a प्लस 7b बराबर 15। ये दो जो समीकरण है ये मानक समीकरण के अनुसार है, तो हम इन्हें समीकरण मान लेंगे 3 और समीकरण नंबर 4। तीसरी और चौथी समीकरण हमें मिल गई। अब इन दोनों समीकरणों को हमें किसी एक विधि की सहायता से सोल्व करना है। कोई भी एक विधि हम इसमें उपयोग में ले सकते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि अगर काम में लें तो वो भी अच्छी विधि है। इस समीकरण नंबर 3 से हम a की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो हमें पहले 7a की वैल्यू मिलेगी 5 + 2b और a की वैल्यू आ जाएगी 5 + 2b बटा 7। ये हमारे पास समीकरण नंबर 5 आ गई। अब a का मान हम समीकरण 4 में रखेंगे, तो लिखेंगे a का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो समीकरण 4 थी उसमें 8a लिखा हुआ था, तो 8 और a की जगह लिख दिया 5 + 2b बटा 7 और प्लस में था 7b, तो 7b का 7b और बराबर में 15 का 15। अब देखिए बटा में जब 7 है, ऊपर वाले 8 से कट नहीं रहा, तो इस 7 को काटने के लिए पूरे समीकरण को 7 से गुणा करना पड़ेगा। तो लिखेंगे 7 से गुणा करने पर, 7 से गुणा करने पर ये 7 बटे वाला हट जाएगा। 7 से 7 का गुणा कर दिया तो हट गया, और ये आ गया 8 इंटू में 5 + 2b और प्लस में 7b के साथ भी 7 का गुणा होगा तो 49b और बराबर में 15 के साथ भी 7 का गुणा होगा, 15 × 7 = 105। आगे मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट खोल लेंगे तो 8 × 5 = 40 प्लस 2b और 8 का गुणा 16b और प्लस में 49b बराबर 105। अब b वाले मान देखिए, 49b और 16b हो गए 65b और बराबर में 105। ये 40 दूसरी साइड आने के बाद में माइनस का 40 हो गया, तो 65b बराबर 105 में से 40 घटाएंगे तो ये भी 65 आ गया, तो b बराबर आ गया 65 बटा 65, यानी b की वैल्यू आ गई 1। b का मान हमने निकाल लिया 1, b का निकाल लिया, तो अब हम a का भी निकाल लेंगे। तो लिखेंगे b का मान समीकरण 5 में रखने पर, b का मान समीकरण 5 में रखने पर a बराबर आ जाएगा 5 + 2b, तो b की जगह 1 लिख दिया और बटा में 7, तो 5 + 2 और 1 का गुणा 2, तो 5 और 2 7 बटा में भी 7, 7 में से 7 कट गया, a का मान आ गया 1। a और b दोनों की ही वैल्यू 1 आई है। तो अब हमें x और y की वैल्यू अगर निकालनी है तो 1/y किसके बराबर था, a के बराबर था, तो 1/y की वैल्यू a यानी कि 1 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y बराबर 1 आ जाएगा। इसी प्रकार 1/x की जो वैल्यू है वो b के बराबर थी और b का मान आया है 1, तो 1/x बराबर आएगा 1। इसको भी अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू भी 1 हमें मिल जाएगी। तो ये हमारे पास x और y के आंसर हमने निकाल लिए। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं 35वां। यदि किसी भिन्न संख्या के अंश तथा हर में 2 जोड़ दिया जाता है तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है। यदि अंश व हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें भिन्न ज्ञात करनी है, तो हम लिखेंगे माना भिन्न का अंश बराबर x और भिन्न का हर बराबर y। तो भिन्न संख्या क्या होती है, अंश बटा हर, तो लिखेंगे अंश बटा हर यानी कि x/y। x/y की वैल्यू हमें एंड में फाइंड करनी है, तो उसके लिए x और y के मान हमें अलग अलग निकालने होंगे। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार भिन्न संख्या हमारे पास होगी x/y। अब शुरू में लिखा हुआ है कि 2 दोनों में जोड़ देने पर क्या बन जाएगा, 9/11 लिखा हुआ था, उसी को हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो अब इसका, x + 2 का गुणा 11 से, तो 11 × x + 2 आ जाएगा। दूसरी साइड 9 का गुणा होगा y + 2 से, तो 9 × में y + 2 ब्रैकेट में लिख दिया। सोल्व करेंगे तो 11x
प्लस 11 का 2 से गुणा 22, इधर 9y प्लस 9 का 2 से गुणा 18। तो एक साइड में लेकर आएंगे तो 11x 9y, इधर आकर माइनस का 9y बराबर में 18 जो है उसके माइनस में चला जाएगा 22, तो 11x माइनस 9y बराबर आएगा माइनस का 4। ये है हमारी समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 हमने प्राप्त कर ली है। अब दूसरे कथन का उपयोग करके दूसरी समीकरण प्राप्त करेंगे। तो इधर लिख लेते हैं दूसरी साइड। दूसरे में क्या लिखा हुआ था कि अगर अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाए तो भिन्न 5/6 हो जाती है। तो x बटा वाई ये हमारी भिन्न थी, दोनों ही अंश और हर में 3 जोड़ दिए तो भिन्न हो गई हमारे पास 5/6। इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 के गुणा में x प्लस 3 आएगा और 5 के गुणा में y प्लस 3 आएगा, 5 के गुणा में y प्लस 3। तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 6 का x के साथ गुणा 6x, 6 का प्लस 3 से गुणा प्लस के 18। दूसरी साइड 5 का y से गुणा 5y और प्लस में 5 का 3 से गुणा 18, 5 का 3 से गुणा 15। तो ये आ जाएगा 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18। तो ये आएगा आगे सोल्व करने पर 6x माइनस 5y बराबर माइनस का 3। तो इस प्रकार से हमने 2 समीकरणें प्राप्त कर ली है। अब इन दोनों समीकरणों को हल करना है। तो हम प्रतिस्थापन विधि से अगर इसे हल करना चाहेंगे तो प्रतिस्थापन विधि की हेडिंग दे दी हमने। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण से x या y की वैल्यू निकालनी होती है। दूसरी समीकरण थोड़ी छोटी लग रही है तो दूसरी समीकरण से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले 6x की वैल्यू निकालेंगे, -3 + 5y आएगा। फिर x की वैल्यू निकालेंगे तो -3 + 5y बटा 6 आ जाएगा। इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे। ये x की वैल्यू अब हम रखेंगे समीकरण 1 में। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो ये आएगा 11, x की जगह हम लिखेंगे -3 + 5y बटा 6। ये x की वैल्यू हो गई। फिर -9y बराबर -4। सोल्व करेंगे इसे तो देखिए 6 बटा में आ रहा है जो कि 11 से तो कटता नहीं है। तो 6 को काटने के लिए 6 से गुणा करना पड़ेगा पूरी समीकरण के साथ। तो लिखेंगे 6 से गुणा करने पर क्या आ जाएगा, 6 से अब 6 कट जाएगा गुणा करने पर तो बच जाएगा 11 ब्रैकेट में -3 + 5y माइनस 6 का 9y से गुणा करेंगे तो 9 × 6 = 54y और -4 से 6 का गुणा -24। तो 11 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 से गुणा -33, 11 का 5 से गुणा 5, 11 5 55y y हो जाएगा -54y बराबर -24। 55y और -54y तो प्लस का 1y बच जाएगा जिसे अकेला y लिखेंगे। -54 और इधर -33 इधर आकर +33 हो गया। तो y बराबर हो गया 9। y की जो वैल्यू है वो 9 आ गई है। अब हम y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो x बराबर आ जाएगा -3 + 5y था तो y की जगह अब हम लिखेंगे 9 और बटा में 6। सोल्व करेंगे तो ये आएगा -3 प्लस के 5 में 45 बटा 6। -3 और प्लस के 45 प्लस के 42, 42 में 6 का भाग दिया 7 आ गया। अर्थात x की वैल्यू आ गई 7। x की वैल्यू अगर 7 है, y की वैल्यू भी हमने निकाल ली है तो अभीष्ट भिन्न हम ज्ञात कर सकते हैं। अभीष्ट भिन्न क्या होगी, x बटा y, जिसकी वैल्यू x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू 9 है। तो 7 बटा 9 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही बच्चों। अध्याय 3 से संबंधित मैंने सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करवा दिया है। एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।